Good morning, everyone. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 2 बिजनेस स्टडीज के लेक्चर 2 को हम आज स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 में हमने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसे कहते हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस क्या होता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। आगे बेसिकली आपके चैप्टर में दो तरह के प्रिंसिपल दिए गए हैं। एक है जो आपका प्रिंसिपल, वो है फेयोल साहब के बारे में। मतलब आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में दो लोगों के प्रिंसिपल पढ़ने हैं। एक पढ़ना है हेनरी फेयोल का और दूसरा पढ़ना है एफ.डब्ल्यू. टेलर का। ठीक है, इन्होंने जो प्रिंसिपल दिए हैं इसके बारे में डिस्कस करना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फेयोल। ठीक है, तो शुरू करो। हेनरी फेयोल, फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये है साहब हेनरी फेयोल जी। ये कौन है? हेनरी फेयोल। अब भैया इनका प्रिंसिपल क्यों पढ़ रहे हैं? इन्होंने मैनेजमेंट के फील्ड में इतना जबरदस्त काम किया ना, मतलब इतना गजब का काम किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। इनके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड इनका दिया गया है। इनका जन्म 1841 को हुआ और 19 नवंबर को डेथ हो गई 2025 में। ये इन्होंने इंजीनियरिंग से अपना करियर शुरू किया और फिर हाईएस्ट लेवल पे पहुंचे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंचे। ठीक है, 88 में इनको क्या किया गया? मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। इंजीनियर से शुरू हुए थे और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। देखिए काफी ग्रोथ की। ड्यूरिंग हिज टाइम एज अ डायरेक्टर ही मेड चेंजेस टू इंप्रूव वर्किंग सिचुएशन द माइंस एज द फॉलोइंग एम्प्लॉइज। मतलब कुल मिला के इन्होंने वर्किंग सिचुएशंस को चेंज करने के लिए काम किया। 1900 में यानी 1900 में इनको बनाया गया, एक वहां की जो सेंट्रल कमेटी थी उसका मेंबर बनाया गया। ये फ्रेंच में है ना, तो ये फ्रांस का नाम है। And eventually board decided to abandon its iron and steel business and coal mines। उस कंपनी ने क्या डिसाइड कर लिया था? उस कंपनी ने ये डिसाइड किया था कि हम अपना ये वाला बिजनेस, कौन सा, आयरन स्टील एंड कोल माइंस वाला बिजनेस क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, रोक देंगे। ठीक है, दे चूज हेनरी फेयोल टू ओवरसी एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर। हेनरी फेयोल को वहां पर न्यू एमडी बनाया गया, नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। और जब उनको ये पोस्ट दी गई तो उन्होंने बोर्ड के सामने एक ऐसा प्लान रखा कि इस प्लान से मैं इस फर्म को, इस कंपनी को फिर से जिंदा कर दूंगा। जो कंपनी सोच रही थी कि हम अपने स्टील, आयरन और कोल माइंस के धंधे को बंद कर दें, फेयोल ने बोला रुको, मेरे पास प्लान है, मैं जिंदा करके दिखाऊंगा। एंड बोर्ड एक्सेप्टेड द प्रपोजल। बोर्ड ने बोला ठीक है भैया, आप करके बताइए। एंड व्हेन ही रिटायर्ड इन 1918, जब वो 1918 में रिटायर हुए, द कंपनी वाज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल कंबाइंस इन यूरोप। ध्यान देना, जब उन्होंने कंपनी छोड़ी तो कंपनी की सिचुएशन बहुत मजबूत हो गई थी और वो एक यूरोप में एक बहुत बड़ी कंपनी के रूप में जानी जाने लगी थी। मतलब उसकी सिचुएशन, जो कंपनी धंधा बंद करने के बारे में सोच रही थी उसको उन्होंने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाया और यूरोप की बड़ी कंपनियों में उसका नाम आने लगा। तो ये कामयाबी थी हेनरी फेयोल की। अब इन्होंने जो प्रिंसिपल अपने काम में लगाए, वही प्रिंसिपल हमें पढ़ने हैं। उन्हीं प्रिंसिपल को फिर क्या बोला गया कि अगर आप इन तरीकों को फॉलो करेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन भी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अब हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। 14 प्रिंसिपल ऑफ फेयोल, 14 सिद्धांत दिए इन्होंने, 14 प्रिंसिपल। उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है इनका डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क नाम ही है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग काम है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव एक ही है, काम अलग अलग है। अलग अलग काम को आप अलग अलग लोगों से कराइए। एक ही आदमी से सारा काम कराएंगे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। चलो डिवीजन ऑफ वर्क का एक एग्जांपल देते हैं। रेस्टोरेंट सारे लोग गए होंगे, रेस्टोरेंट। अब आप जाते हैं तो पहले आपसे ऑर्डर लिया जाता है, ठीक है, फिर आपको मील प्रोवाइड किया जाता है, फिर आप पेमेंट करते हैं। तीन चीजें तो हर जगह है, छोटे से छोटे रेस्टोरेंट में होता होगा।
आप जाते हैं तो ऑर्डर लेने वाला जो होता है वो होता है वेटर। कौन होता है? वेटर। ठीक है। खाना बनाने वाला कौन होता है? खाना बनाने वाला कौन होता है? शेफ। और पेमेंट लेने वाला कौन होता है? कैशियर जो होता है वहां पे बैठा हुआ रहता है। अब आप छोटे रेस्टोरेंट में भी देखते होंगे ये तीनों काम अलग अलग लोग करते हैं। वेटर अलग होता है, शेफ अंदर खाना बना रहा होता है, कैशियर कैश पेमेंट एक्सेप्ट करता है। तो ये देखें डिवीजन ऑफ वर्क। एक छोटे से रेस्टोरेंट में भी काम को बांट दिया गया। ऑर्डर अलग आदमी लेता है, खाना अलग आदमी बनाता है, पेमेंट अलग आदमी लेता है। ये है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और ईच वर्क हैज टू बी असाइन्ड टू अ सेपरेट पर्सन। अब एक आदमी इतनी बार काम करेगा, शेफ इतनी बार खाना बनाएगा ना कि वो खाना बनाने में एकदम लाजवाब हो जाएगा। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई पर्सन अगर एक ही काम को बार बार कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो वो उसका एक्सपर्ट बन जाएगा, वो उसका उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क से क्या आता है ऑर्गेनाइजेशन में? स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब कोई भी आदमी एक काम को इतनी बार करता है कि वो काम में वो एक्सपर्ट, उसकी महारत हो जाती है। और दूसरी चीज कि दो लोग ही एक काम को नहीं करते तो डुप्लीकेशन भी नहीं होता। और तीसरा, एक काम आदमी बार बार करता है तो उसके पास उसकी लर्निंग बढ़ जाती है, उस काम को सीख के ज्यादा जल्दी करने लगता है। तो ये है डिवीजन ऑफ वर्क। आगे चलते हैं अगले प्रिंसिपल की तरफ, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रेयोल ने बोला किसी को अथॉरिटी दे रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय कर दो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। अथॉरिटी मतलब होता है, अथॉरिटी मतलब होता है, सरल शब्दों में कहें तो पावर। अथॉरिटी मतलब क्या होता है? और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है ऑब्लिगेशन, यानी पावर एंड जिम्मेदारी। जैसे विराट कोहली जिस प्लेइंग 11 को चाहे खिला सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन है, बिकॉज ही इज कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो उनके पास पावर है कि वो टीम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये मान लो ये है विराट कोहली, तो ये टीम सेलेक्ट करने का अधिकार किसको है? विराट कोहली का है। उससे रिगार्डिंग डिसीजन ले सकते हैं किसको किस नंबर पे बैटिंग के लिए भेजना है। लेकिन अगर टीम मैच हारती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी? विराट कोहली की। कोई नुकसान होता है टीम का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होगी? विराट कोहली की। मतलब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। किसी को आप अथॉरिटी दे रहे हैं तो साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए। मान लीजिए सिर्फ अथॉरिटी दिया तो क्या होगा? सिर्फ अथॉरिटी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आई कैन मिस यूज द अथॉरिटी। और अगर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी नहीं है, तो भैया मैं काम कर ही नहीं पाऊंगा। बोलते हो कि तुमने हरवा दिया लेकिन मेरे सुनते नहीं हो कभी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजंस, निर्णय लेने का अधिकार है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट जॉब असाइन्ड ऑन टाइम, काम समय पर हो। ये क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में चलते हैं। मेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मेक्स एग्जीक्यूटिव लेस इंटरेस्टेड इन। भैया अथॉरिटी ही नहीं है, मुझे कह रहा चाय बनाओ, ठीक है, लेकिन चाय पत्ती डालने का राइट भी नहीं है, तो भैया मैं चाय नहीं बना पाऊंगा। और दूसरा, सिमिलरली गिविंग अथॉरिटी विदाउट असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक हिम अरोगेंट एंड देयर इज फियर ऑफ मिसयूज ऑफ पावर। किसी को अथॉरिटी दे दी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो वो मिसयूज करेगा। तो ये है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल। आगे चलते हैं। डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन क्या है भैया? आप स्कूल में पढ़ते हैं तो डिसिप्लिन तो आपको प्रिंसिपल साहब आपके जो होते होंगे ना, प्रिंसिपल सर या मैम, वो डिसिप्लिन के बारे में रोज बताते होंगे। प्रिंसिपल जो होते हैं आपके, वो डिसिप्लिन के बारे में जरूर बताते होते हैं। डिसिप्लिन मतलब आप अगर स्कूल में हैं तो आपको स्कूल के नियम कायदे कानून मानने चाहिए। जैसे स्कूल में आप जा रहे हैं तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाएं, टाई लगा के जाएं, बेल्ट लगा के जाएं, बैच लगा के जाएं। आप टाइम पे जाएं, टाइम के बाद ना आए, वहां पर क्लास में बदतमीजी ना करें। ये सब क्या है? डिसिप्लिन है। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो नियम है, नियम यानी रूल्स, उनको फॉलो करना, उनको ओबे करना, ये कहलाता है क्या? डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन के लिए बड़ा जरूरी है कि सुपरविजन भी अच्छा हो। और डिसिप्लिन हर लेवल पे होना चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे एम्प्लॉइज हो, चाहे वर्कर्स हो, सबके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए।
पेयोल ने देखा कि एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है और एक इनडिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है। डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा अच्छे से ग्रोथ करता है। अब देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा डिसिप्लिन होता है। आपको 8 बजे बुलाया गया तो 8 बजे से पहले जाना पड़ेगा, लेकिन सरकारी लोग 8 बजे बुलाया जाता है तो कई बार 12 बजे भी पहुंचते हैं। डिसिप्लिन की कमी होती है, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर ज्यादा तेजी से ग्रोथ करता है और गवर्नमेंट सेक्टर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एयरटेल और बीएसएनएल। एयरटेल और बीएसएनएल, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, ये गवर्नमेंट की कंपनी है भैया, और ये है प्राइवेट कंपनी। आपको यहां पे मान लीजिए आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना है, तो एयरटेल, अगर आप एयरटेल की क्वेरी पूछेंगे तो उनका एक दिन में 3 बार कॉल आएगा, और बीएसएनएल वालों से अगर आप बोलेंगे तो वो क्या करेंगे, वो आपका कॉल भी नहीं उठाएंगे, कॉल करना तो दूर की बात है। तो क्यों? क्योंकि उनका डिसिप्लिन नहीं है। तो ये है डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कहता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीजें स्मूथली एंड प्रॉपरली चलेंगी, अदरवाइज केओस जनरेट हो जाएगा। केओस क्या होता है भैया? अफरा तफरी। अफरा तफरी जनरेट हो जाएगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में। आगे चलते, यूनिटी ऑफ कमांड, ये क्या है? देखो, फेयोल ने बोला, फेयोल ने बेसिकली ऑब्जर्व किया, देखा कि मान लो एक वर्कर है, एक वर्कर है और उसको एक ही बॉस, उसका भी बॉस क्या है? एक ही। तो एक वर्कर को एक बॉस से ऑर्डर जब मिलता है तो वो उस काम को करने में उसके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, और उसको जवाब भी किसको देना है? एक ही बॉस को। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक ही वर्कर को कई लोग ऑर्डर दे, एक दो, यहां पर मान लो एक तीसरा भी आ गया, सुपीरियर 3, तो ये भी ऑर्डर दे रहा है, तो अब इसको समझ ये नहीं आएगा कि मैं सुनूं किसकी बात। ये कहता है कि मेरी बात सुनो। फॉर एग्जाम्पल सेल करना है, तो ये कह रहा है कि 5% डिस्काउंट देना है, ये कह रहा है 10% डिस्काउंट देना है, ये कह रहा है 20% डिस्काउंट देना है। अब बताओ, एज अ सेल एग्जीक्यूटिव मेरे दिमाग में ये चीज मुझे समझ नहीं आएगा कि मैं किसकी बात मानूं। एक की मानता हूं तो दूसरा नाराज हो जाता है, दूसरे की मानता हूं तो तीसरा नाराज हो जाता है, मतलब मेरे दिमाग में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा। क्या किया जाए? यूनिटी ऑफ कमांड, ध्यान से सुनना। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक सब ऑर्डिनेट को एक ही बॉस से ऑर्डर आना चाहिए, एंड वो सब ऑर्डिनेट उसी बॉस को बस जवाब देगा। सिंपल सी बात है, एक सब ऑर्डिनेट है, एक चेला है तो उसका गुरु एक ही होना चाहिए, कई गुरु होंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो unity of command implies that each subordinate should receive orders and be accountable. Accountable मतलब जवाब देना। वो जवाब किसको देगा? सिर्फ एक ही पर्सन को देगा। ये फेयोल ने बताया यूनिटी ऑफ कमांड में। अब वॉयलेशन क्या होगा? वॉयलेशन होगा तो कंफ्यूजन होगा। 3 लोग बता रहे हैं भैया, क्या करूं? कंफ्लिक्ट, झगड़ा होगा, डिस्टर्बेंस होगा एंड ओवरलैपिंग एक्टिविटीज होंगी। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? झगड़ा होगा, तो भैया ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा, ऑर्गेनाइजेशन में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये था यूनिटी ऑफ कमांड। अब आगे चलते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। व्हाट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन? देखो, ये आपको अगर तस्वीर दिख रही है तो आप देखें, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं सारे लोग, बिकॉज इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक है। देखो, यूनिटी ऑफ कमांड में क्या था? एक बॉस से एक सबऑर्डिनेट को एक ही बॉस से ऑर्डर आना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बोला गया कि आपके ग्रुप का ऑब्जेक्टिव अगर एक है तो आपकी सारी एक्टिविटी उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होनी चाहिए, उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि आपके अगर ऑब्जेक्टिव अलग है तो आप दूसरे, मतलब आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां पहुंचना है, तो सारे लोग इस तरफ ही चल के आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई इधर जा रहा है, इधर जाएंगे तो कभी भी यहां पहुंच नहीं पाएंगे। कुल मिला के भैया बात इतनी सी है। मान लो आपका, आपकी कंपनी में, मान लो एक कंपनी में आपकी यूनिट्स, एक है कॉस्मेटिक, मतलब ये सिर्फ जैसे फेयर एंड लवली वगैरह चीजें, एक है कार आप बनाते हैं,
दूसरा रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। अब कॉस्मेटिक का ऑब्जेक्टिव अलग है, कॉस्मेटिक का अलग डिवीजन होगा, कार का अलग डिवीजन होगा, रेडीमेड का अलग डिवीजन होगा। लेकिन जो इस डिवीजन में जो भी लोग काम करेंगे वो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करेंगे। कार में जो लोग होंगे उनकी एक्टिविटी कार वाले डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगी, और रेडीमेड गारमेंट वाले बिजनेस में जो होंगे वो इस बिजनेस से रिलेटेड काम करेंगे। मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इंप्लाइज दैट शुड बी वन हेड, एक ऑब्जेक्टिव के लिए एक हेड होना चाहिए, एंड वन प्लान फॉर ग्रुप एक्टिविटीज हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य एक है तो आपका हेड भी एक। क्रिकेट टीम में कितने कैप्टन होते हैं? एक ही कैप्टन होता है, और उनका प्लान भी क्या होता है कि हमारा प्लान ये है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स सेम ऑब्जेक्टिव। सारे लोग मिलके एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए जाए। देखें ये सारे लोग मिलके एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए जा रहे हैं आगे की तरफ। एंड कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट। देखें ये कोऑर्डिनेशन हो सकता है, इसमें दो लोग काम ना करें तो ये आगे ना जा पाए, तो कोऑर्डिनेशन की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये है हमारा यूनिटी ऑफ प्रिंसिपल, सॉरी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। किसी भी प्रिंसिपल में अभी हमने सिर्फ 6 पढ़े हैं, इसके बाद हम बाकी के प्रिंसिपल कल पढ़ेंगे। किसी प्रिंसिपल में कोई डाउट हो तो बताइए। देखिए यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में एक बेसिक सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या था, एक ये है बॉस और ये है मान लो वहां पर सब ऑर्डिनेट। तो एक सब ऑर्डिनेट का एक ही बॉस होना चाहिए, उसको ऑर्डर एक ही जगह से मिलना चाहिए। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि सारे लोग मिलकर एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे। हमारी सारी एक्टिविटीज क्या होगी, एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए होंगी। देखो कैसे, मान लो आप 12th में 95% स्कोर करना चाहते हैं, 95 प्लस से ज्यादा, तो आप सारे सब्जेक्ट्स को सारे सब्जेक्ट अलग अलग हैं, लेकिन सारे सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपका ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। मतलब आप स्कूल में पढ़ेंगे, कोचिंग में पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव यही होगा कि आपका ये मतलब आपकी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी सब इसी डायरेक्शन में होंगी कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया जाए। कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछिए। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, जल्दी से पूछिए। जल्दी जल्दी बताएं, कोई डाउट नहीं है तो प्लीज बता दें।